व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं को लगाकर बनाए गए। अब इसके बाद हम जो है अन्य अयोगवह शब्द जो इसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो मात्राओं के रूप में भी आपके सामने हैं, इसमें देख रहे हैं ओ और औ। तो यहाँ अंतिम दो जो स्वर हैं ओ और औ, इसमें र के साथ आप ओ की मात्रा लगाओगे तो ये रो शब्द की रचना हो रही है। इसके बाद ल में ये रोली, औ और मैं के साथ जैसे आप औ की मात्रा लगाते हैं तो मौ, मऊ शब्द और न मौन यानी चुप रहना। इसी तरह जो है अंग और ये अनुस्वार जो अयोगवाह हैं, इनका भी आप उपयोग जब किसी भी व्यंजन के साथ करेंगे तो जैसे रचना यहाँ पर दंग शब्द दिया हुआ है, द के साथ द हलंत है, हलंत लगा हुआ है। जब तक ये स्वर इसमें अयोगवाह नहीं आ रहा है तो दंग जब ऊपर डॉट लगा गई, यहाँ लगा दी गई और उसके बाद द, तो दंग शब्द की रचना, क्योंकि इसको जो है अनुनासिक है, ये इसको जो अनुस्वार ऊपर इसकी जो उच्चारण स्थान है वो नाक माना गया है, नाक की नासिका के द्वारा होता है। दंग, दंग शब्द ये है बोला जाता है। इसी के तरह यहाँ जो विसर्ग के बाद विसर्ग दो डोट लग रही है, ये तय के बाद अगर आप इसे लगाते हैं, जैसे स्वर के बाद त है तो ये अतः, यानी इसलिए, ये आपके विभिन्न प्रकार की मात्राओं का यहाँ पर आपने प्रयोग देखा। अब विशेष कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती हैं। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके बीच में लगाई जाती है, जैसे रू और बड़ा रू। रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। या आप देखते हैं जब किसी वर्ण के नीचे री लगती है तो उसका जो है इस तरह से प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार, अनुस्वार में जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, शिरोरेखा यानी किसी भी वर्ण के ऊपर जब आप ऊपर शिरोरेखा यानी लाइन डालते हो ऊपर किसी वर्ण को लिखकर शब्द सिर के ऊपर जब लाइन हम आड़ी लाइन डालते हैं तो ऊपर लगाया जाता है अनुस्वार। और इसी ही अनुसार जैसे बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि, तो ये शब्द जो है अनुस्वार होते हैं। और आप देख रहे हैं पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। पंचम वर्ण यानी कि जब ये हम व्यंजन लिखते हैं क च ट त प, पूरे 25 जो व्यंजन हैं, आपको इन व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है और इनका हर वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि 5 वर्गों के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण के नाम से जो है जाना जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के बाद ही इसमें अनुस्वार के रूप में किया जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। क वर्ग, क वर्ग में आप देख रहे हैं अंग, ये जो है गंगा शब्द, अब क ख ग घ और अंग, तो ये जो क वर्ग का अंतिम वर्ण है अंग, जिसे हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं इसका, तो इसका जो अनुस्वार गंगा, ग वर्ण के ऊपर लगाकर गंग शब्द, बाद में ग और उसमें आ लगा के गंगा शब्द की रचना हो रही है। च वर्ग के ऊपर देख लीजिए आप, च वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो य के रूप में होता है, च छ ज झ और य, हम उसको उच्चारण करते हैं।
और इसका अनुस्वार आप देख रहे हो चंचल शब्द में दिखाई दे रहा है। च के ऊपर अनुस्वार य का चंचल, यानी कि चलायमान, गतिशील। ट वर्ग का अंतिम वर्ण देख लीजिए आप, ध ध ध न। तो इसमें भी जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ल जो है अनुस्वार के रूप में दिखाई दे रहा है। पंथ पै के ऊपर अनुस्वार, और इस अनुस्वार के बाद जो है त, तो पंथ यानी कि कोई एक विशेष संप्रदाय। ट वर्ग का अंतिम अगर वर्ण लेते हैं तो ये होता है ट ठ ड ढ और अणा। तो ये अणा जो शब्द है, इस अनुस्वार के रूप में पंडित, आप जैसे पंडित शब्द लिखते हैं तो पंडित की रचना प के ऊपर अनुस्वार अण का, ये पंचम वर्ण है। प वर्ग का अंतिम वर्ण होने के कारण इसको पंचम वर्ण। पंचम वर्णों के बारे में भी आपको जो है समझना होगा कि वर्गों का अंतिम जो वर्ण है वो पंचम। तो इसी तरह जो अन्य पंडित शब्द है, चंपक है आदि, तो ये यहाँ पर च वर्ग और प वर्ग, सारे ये तो पांचों वर्गों को जो है आप देख ले और इससे बनने वाले शब्दों की रचना को भी समझ। चलिएगा आगे देखते हैं। इसके बाद आप जो स्वर के बाद जो दूसरा हमारा भेद आएगा वो रहेगा व्यंजन। लेकिन व्यंजन से पहले जो आप ध्वनिया अयोग वाक्य के रूप में यहाँ पर पा रहे हैं, जैसे अनुस्वार, ये चंद्रबिंदु, अनुनासिक और विसर्ग। विसर्ग जब किसी भी वर्ण के बाद दो डॉट समानांतर लगाई जाती है, ये विसर्ग कहलाता है। विसर्ग और इसका जो उच्चारण है के समान किया जाता है, जैसे आता शब्द है, आता है, तो ये विसर्ग है के रूप में उच्चारण होता है। और इसकी पहचान आपको जो है समझनी होगी, क्योंकि ये संस्कृत में भी होगा और संस्कृत में तो इसका हलंत विसर्ग आदि का विशेष स्थान होता है। तो जो विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है, ये स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अ की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्शब्द, जो तत्सम शब्द है उनमें किया जाता है, जैसे प्रातः है, अतः है, स्वतः है आदि जो शब्द हैं वो सारे विसर्ग के साथ इस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। तो ये आपने देखा कि स्वर जो वर्णों का पहला भेद, जिसमें आपने तीन तरह के स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, साथ में अयोगवा के रूप में इनको अनुस्वार को और अनुनासिक जो वर्ण है, चंद्रबिंदु है, इनका प्रयोग देखा। ये किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जब नाक और मुंह दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। यानी कि हम जब किसी ऐसे शब्द की रचना कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकले तो वो चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसके लिए। इसे ही अनुनासिक कहा जाता है। जैसे पंखुड़ी, पंखुड़ी। अब यहाँ पर नाक के साथ आपको मुंह का भी जो है उसमें जो है प्रयोग करना होता है। तांगा, तांगा। अब ये तांगा जो शब्द है आप देख रहे हो, आप उच्चारण करके देखोगे तो इसमें जो है नाक के साथ साथ आपको मुंह का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। लहंगा, लहंगा शब्द, नाक का भी वहां पर आपको जो है कंपायमान हो रहा है। देखिए ध्वनि, अब आप खुद अगर इसको उच्चारण करोगे तो नाक में से जो है हवा निकलती हुई महसूस होगी। और इसके अलावा ये जो और शब्द दिए हुए हैं, धसना, धसना यानी
कहीं से फिसल कर नीचे गिरना या समाजना धरती को धंसना। तो ये जो चंद्र बिंदु का प्रयोग है कहाँ किस स्थिति में किया जाता है, ऐसे शब्द जब बनते हैं तो उनका उच्चारण हम नाक के साथ साथ मुंह से भी करते हैं। और जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है अनुस्वार। ये भी आपको जो है समझना होगा, यदि कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में जो है छोटी छोटी जो मात्रा है या इनका जो प्रयोग है वो आप अपने मन से हम कभी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तब आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई मात्रा है और वहां हमें कोई ऐसा अनुस्वार या जो है अनुनासिक वर्ड बोलना है, उच्चारण करना है, तो वहां पर केवल वो जो अनुस्वार एक डॉट लगा दी जाती है मात्रा के एक तरफ साइड में, तो वो जो है, तो ये जैसे यहाँ देख रहे हो आप यहाँ शब्द है, अब यहाँ में यह और हा के ऊपर केवल चंद्र बिंदु दिखा, यहाँ यानी इस जगह, यही, अब ये यही शब्द ये वही मैंने यहाँ दर्शा रहा, लेकिन यही इस जगह पर ही आप देख रहे हैं बड़ी की मात्रा है, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर वहां पर इस अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। कहाँ, इसी तरह कहाँ शब्द वही आप देख रहे हैं, कोई मात्रा नहीं है उसके ऊपर, न ई है न बड़ी ई है, तो वहां पर जो है चंद्र बिंदु कहाँ शब्द है, किस जगह पर है, कहीं। अब कहीं यहाँ पर शब्द जो है किसी जगह पर, तो कहीं में आप देख रहे हैं बड़ी ई लगी हुई है, और बड़ी ई लगी होने के कारण वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुसार का प्रयोग किया गया है, और इसे इस तरह से लिखा गया। तो ये आपको जो है जब भी हम छोटे छोटे शब्द, चाहे आपके नाम लिखें या और कोई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लिखना हो, कोई शब्द की रचना करना हो, तो वो जो है इस तरह के अनुस्वार, चंद्र बिंदु और साथ में विभिन्न स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करना हो। विसर्ग को देखिएगा, इस ध्वनि का उच्चारण है के समान, तो यहाँ इसके पहले भी मैंने आपको विसर्ग जो है के उच्चारण के रूप में होता है, जब ये दो नोट किसी भी वर्ण के व्यंजन के बाद में लगी होती है तो उसे ह के समान हमें बोलना होता है। ये स्वर नहीं है, स्वरों की उसमें नहीं है, लेकिन मात्रा तो है, इसे जो है अ के साथ जोड़कर तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, फल स्वरूप, फलतः। तो ये जो है इस विसर्ग का प्रयोग आपको समझना होगा। अब आगे हम जो है आज मैं समझता हूं तो स्वरों को ही जो है समझना पर्याप्त होगा। इसके बाद हम अगले कालांश में व्यंजन की ओर चलेंगे, जो वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। के बाद स्वर के बाद व्यंजन, तो व्यंजन को हम यहाँ पर जो है आगे और उसको जो है समझेंगे। तब तक आप इन कोई भी, क्योंकि इस बार जो आपके पाठ्यक्रम में जो हिंदी बुक्स हैं इनके अलावा कोई और अन्य अलग से कोई व्याकरण बुक नहीं है, साथ में जो भी पद होंगे आपको समय समय पर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चूंकि पहला दिन था, भाषा की शुरुआत हो रही है, वैसे तो हिंदी में आप पढ़ते आ रहे, लेकिन बताना आवश्यक होता है। तो पहले हम अभी कुछ दिनों तक आपके बेसिक्स की ओर, जो आपके जरूरी भाषा के तत्व हैं, व्याकरण के जो पद हैं, उनको परिभाषित करेंगे, समझेंगे और उनको विश्लेषित करके आगे बढ़े। तो आज के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त होगा। स्वरों को आज हमने समझा, आशा है आपको समझ में आया होगा, और इनको आप कोई भी ग्रामर जो
व्याकरण की पुस्तक है, किसी भी लेखक की हो या अच्छे लेखक की पुस्तक लेके, जो आप टाइप 5th में थी आपके, या अब आने वाले 6 में अपने पुरानी पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें नया और पुराने का ऐसा व्याकरण में कुछ नहीं होता, वहां से इसको समझ सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। और जो भी कोई आपका इसमें संदेह है, डाउट है, तो हम उसको जो है डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।